my dear friends. Welcome back to your YouTube channel Excellent Vision Civil Engineering Classes. यानी सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के अंतर्गत ब्रिक का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर आईएस कोड ने जो क्लासिफाई किया है ब्रिक को 11 ग्रेड में, उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। उसके आगे हमने बताया था उस लेक्चर में कि अध्ययन करेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक के बारे में, यानी स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, यानी कुछ स्पेशल टाइप के ब्रिक हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत आपका पहला ब्रिक है हैवी ड्यूटी ब्रिक। हैवी ड्यूटी ब्रिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि हैवी मतलब भारी, यानी तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो जिस ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक होता है, उस ब्रिक को हम लोग हैवी ड्यूटी ब्रिक कहते हैं। यानी हैवी ड्यूटी ब्रिक किसे कहेंगे? ऐसे ब्रिक जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक होगी, उस ब्रिक को हम लोग हैवी ड्यूटी ब्रिक बोलेंगे। हैवी ड्यूटी ब्रिक को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका क्लास 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और दूसरा है आपका क्लास 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी दो क्लासों में क्लासिफाई किया गया है, क्लास 40 और क्लास 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी दो ग्रेड में आपकी ब्रिक आती है, 40 और 45 क्लास में आती है। तो हैवी ड्यूटी ब्रिक का यूज कहाँ किया जाता है? क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका प्रयोग भी हाई लेवल पर करते हैं, या तो ब्रिज बनाने में, जो ओवर ब्रिज बनते हैं उसमें भी आपका प्रयोग कर सकते हैं, फाउंडेशन में भी प्रयोग कर सकते हैं, इत्यादि जगहों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। फाउंडेशन ETC में, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड आता है वहाँ पर हैवी ड्यूटी ब्रिक का यूज किया जाता है। तो इस बात की जाए क्लास 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो आपकी 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक होगी, लेकिन 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम होगी। यानी क्लास 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वाली ब्रिक जो होगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 से तो अधिक होगी, लेकिन 45 से कम होगी। और यदि इसके बारे में बात किया जाए तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो आपकी 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक होगी। यानी दो ग्रेड में आती है, पहली आपकी क्लास 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दूसरी क्लास 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जो क्लास 40 वाली ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 45 से कम होनी चाहिए। और जो 45 को होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 45 से अधिक होती है। तो यदि बात की जाए, ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने बात किया, और यदि वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जाए तो जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए टोटल ड्राई बेड। यानी जो हैवी ड्यूटी ब्रिक होती है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन, यदि उस ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाए तो उस ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वह उस ब्रिक के टोटल ड्राई वेट के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका था नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट आपका ये पूछा सकता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है ड्यूटी ब्रिक की, तो 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक होती है। और यदि वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछ लिया जाए तो 10% ऑफ टोटल ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका था हैवी ड्यूटी ब्रिक। दूसरा है आपका पेविंग ब्रिक। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि पेविंग मतलब पेवमेंट में इसका प्रयोग किया जाएगा। पेवमेंट का मतलब समझते हैं कि जो सड़कों के किनारे खड़ंजे लगे होते हैं उसी को हम लोग पेवमेंट बोलते हैं। तो पेवमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है पेविंग ब्रिक का। तो पेवमेंट में प्रयोग करने के लिए जो पेवमेंट आपकी ब्रिक प्रयोग की आती है वो काफ़ी हार्ड होनी चाहिए। तो हार्ड होने का मतलब आयरन ऑक्साइड की मात्रा आपकी अधिक होगी।
यानी FeO2 की मात्रा इसमें आपकी अधिक होती है। तो पेविंग ब्रिक होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा आपकी अधिक होती है आर्डेनिक ब्रिक से। जो आर्डेनिक ब्रिक में आयरन ऑक्साइड की मात्रा मैंने बताया था 3 से 6% होती है, उससे आपकी अधिक होती है इस पेविंग ब्रिक में, क्योंकि आपकी ब्रिक हार्ड होनी चाहिए पेवमेंट में यूज करने के लिए। तो जब आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो इसके कारण जो वाइट्रिफिकेशन होता है वो कम टेम्परेचर पर हो जाता है। वेट्रिफिकेशन में मैंने बताया था कि जो सिलिका के कण होते हैं वो पिघल कर एल्यूमिना के साथ बाइंडिंग का कार्य करते हैं। तो यही आपका है पेविंग ब्रिक। पेमेंट में यूज किया जाता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वेट्रिफिकेशन कम टेम्परेचर पर हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो ब्रिक होती है वो हार्ड बन जाती है। वेट्रिफिकेशन कम होने के कारण, कम टेम्परेचर पर हो जाने के कारण ये ब्रिक आपकी हार्ड बन जाती है। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग पेमेंट में करते हैं। यदि इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 40 न्यूटन पर mm² से अधिक होनी चाहिए। यानी जो पेविंग ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm² से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और इसके वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 5% ऑफ टोटल ड्राई बेड से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी यदि इस ब्रिक को पानी में 24 घंटे के लिए डुबाया जाए तो उस ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो उसके टोटल ड्राई वेट के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपकी दो साइज में आती है। पहले आपकी साइज है, जो पहली साइज आती है आपकी होती है 19.5 गुणे 9.5 गुणे 9 सेंटीमीटर, और जो दूसरी साइज होती है वो 19.5 गुणे 9.5 गुणे 4 सेंटीमीटर। यानी पेविंग ब्रिक आपकी दो साइज में आती है, 19.5 गुणे 9.5 गुणे 9 सेंटीमीटर, और दूसरी है 19.5 गुणे 9.5 गुणे 4 सेंटीमीटर। तीसरी आपकी ब्रिक है परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड की हिंदी होती है आपकी छिद्रित, यानी छिद्रित ब्रिक। छिद्रित ब्रिक का मतलब उस ब्रिक में आपके होल होंगे, या तो सर्कुलर होंगे, या तो आपके सेमी सर्कुलर होंगे, या तो आपके सिलिंड्रिकल होंगे। तो होता क्या है इसमें कि इस ब्रिक में, ब्रिक के पूरे सरफेस पर या तो सर्कुलर या सिलेंड्रिकल होल प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रिक है तो इस ब्रिक पर आपके होल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नोट पॉइंट अब हम बताने जा रहे हैं। जो इस किनारे से, एज से इस होल की, पहले होल की डिस्टेंस होनी चाहिए वो 15 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और होल से होल के बीच की दूरी 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यानी नॉट लेस देन, यानी होल से होल के बीच की डिस्टेंस 10 mm से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और एज और होल के बीच, एज और होल के बीच की डिस्टेंस 15 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये आपके दो नोट पॉइंट्स है कि एज और होल के बीच की डिस्टेंस 15 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और होल से होल के बीच की डिस्टेंस 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और जो ये परफोरेशन होता है इसका एरिया 500 mm² से अधिक नहीं होना चाहिए। परफोरेशन का एरिया, परफोरेशन का एरिया का मतलब जो होल होते हैं इन सभी होल का एरिया 500 mm² से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो परफोरेशन का एरिया होता है वो फेस के एरिया का 30 से 45% तक होता है। 500 mm² से अधिक नहीं होना चाहिए, और
जो परफोरेशन का एरिया होता है या तो फेस के एरिया के 30 से 45% के बराबर हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी आपका अधिक नहीं होना चाहिए। यानी परफोरेशन के एरिया की बात की जाए तो 500 स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए और फेस के एरिया के 30 से 45% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तक कुछ हम लोगों ने परफोरेटेड ब्रिक के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अधिक होना चाहिए और जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए 15% ऑफ टोटल ड्राई वेट। यानी यदि इसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबोया जाए तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन उसका टोटल ड्राई वेट के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपके दो नोट पॉइंट हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 15% ऑफ टोटल ड्राई वेट से अधिक होना चाहिए। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा होल प्रोवाइड किए जाएंगे तो इसका जो वेट होगा वो ऑर्डिनरी ब्रिक से कम होगा, क्योंकि इसमें होल प्रोवाइड किए गए हैं तो होल के स्थान पर की जो मिट्टी होगी वो हटेगी, यानी क्ले हटेगी। तो जो इसका वेट होता है वो ऑर्डिनरी ब्रिक से कम होता है, यानी लाइट वेट वाले होते हैं। तो लाइट वेट वाले जब होंगे तो इसका प्रयोग हम लोग जो पार्टीशन वाल बनाते हैं, क्योंकि पार्टीशन वाल का केवल उसको डिवाइड करने का मतलब होता है और उसका कोई यूज नहीं होता है, तो ज़्यादा उसमें कास्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो लाइट वेट वाले यानी इस ब्रिक का प्रयोग हम लोग पार्टीशन वाल बनाने में कर सकते हैं। और एक नोट पॉइंट और है आपका कि जो है आपकी साइज होती है वो भी दो साइज में आती है। पहली जो आपकी साइज है वो आपकी है, जो पहली साइज आपकी है वो 19x9 सेंटीमीटर, 19x9 सेंटीमीटर, और जो दूसरी साइज है वो 19x9 सेंटीमीटर। ये दो साइज में आपकी ब्रिक आती है। 19x9 सेंटीमीटर, सॉरी 19x9 सेंटीमीटर या 29x9 सेंटीमीटर में आपकी दो साइज में आपकी ब्रिक आती है। ये आपका परफोरेशन है यानी छिद्र है। तो फिर से सुन लीजिएगा, या तो सर्कुलर या सिलेंड्रिकल होल प्रोवाइड किए जाते हैं और जो परफोरेशन का एरिया होना चाहिए वो 500 mm स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए, या फेस के एरिया के 30 से 45% से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो होल से होल के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए वो 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और होल से एज की डिस्टेंस 15 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 7.5 न्यूटन पर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 15% ऑफ टोटल ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए, और दो साइज में आती है 19x9 सेंटीमीटर, 29x9 सेंटीमीटर, और इसका जो यूज होता है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पार्टीशन वाल बनाने में यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पार्टीशन वाल बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने अध्ययन किया हैवी ड्यूटी ब्रिक, पेविंग ब्रिक और परफोरेटेड ब्रिक। इसके बाद है आपका हॉलो ब्रिक। चौथी ब्रिक है आपकी हॉलो ब्रिक। इसका दूसरा नाम है सेलुलर ब्रिक और इसका तीसरा नाम भी है कैविटी ब्रिक। हॉलो की हिंदी होती है खोखली और सेलुलर की हिंदी होती है कोसकी, और कैविटी की मतलब भी खोखला ही होता है, छिद्रित होता है। तो चौथा ब्रिक जो आपका स्पेशल टाइप का है वो हॉलो, सेलुलर और कैविटी ब्रिक है। तो इसके बारे में बात किया जाए तो कैविटी का मतलब छिद्री होता है, तो इसमें भी जो आपका होता है परफोरेटेड ब्रिक की तरह होता है, लेकिन जो होल की साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। होल की जो साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो जब होल की साइज थोड़ी बड़ी होगी तो इसमें क्ले की मात्रा और कम लगेगी, तो इसका वेट जो होगा और भी कम हो जाएगा। तो इसका जो वेट होता है वो ऑर्डिनरी ब्रिक का 1/3 होता है। इसका जो वेट होता है लगभग ऑर्डिनरी ब्रिक के 1/3 होता है, यानी लाइट वेट वाला ब्रिक आपका भी होता है। तो होल की साइज क्यों वेट अधिक कम होता है, क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा थोड़ा कम लगती है होल की साइज बड़ी होने के कारण। तो ऑर्डिनरी ब्रिक के 1/3 इसका वेट होता है। और जब वेट कम होगा, खोखली ज़्यादा होगी, तो आपके साउंड प्रूफ भी होंगे। तो ये आपकी ब्रिक जो होती है वो साउंड प्रूफ भी होती है।
और इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 3.5 न्यूटन पर mm² से अधिक होना चाहिए। और यदि इसके वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया जाए तो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% ऑफ टोटल ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये भी आपकी 2 साइज में ही आती है। जो साइज आपकी परफोर्टेड ब्रिक होती है ये वही साइज आपकी इसकी भी होती है 19 × 9 सेंटीमीटर और सेकंड होती है 29 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो जो साइज आपकी परफोर्टेड ब्रिक की होती है वही साइज हालो या सेलुलर ब्रिक की होती है। तो साउंड प्रूफ होने के कारण इसका यूज हम लोग जब साउंड प्रूफ होगा तो हीट के प्रति रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा और साउंड प्रूफ होने के कारण और वेट हल्का होने के कारण भी इसका प्रयोग हम लोग पार्टीशन वाल बनाने में कर सकते हैं। 5वां है आपका कूपिंग ब्रिक। कूपिंग ब्रिक का मतलब कूप पर जो इस प्रकार के ब्रिक की जो माउल्डिंग होती है वो वाल के थिकनेस के अनुसार मुंडेर बनाने में किया जाता है। वाल की थिकनेस के अनुसार मुंडेर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी कई साइज में आती है। ये आपकी होती है हाफ राउंडेड, कुछ साइज भी देख लेते हैं। हाफ राउंडेड ब्रिक, सैडल बैग, और ये आपकी होती है चैम्फर्ड। ये साइज होगी हाफ राउंडेड होगी और ये जो आपकी होगी सैडल बैग से ब्रिक और ये आपकी जो होगी चैम्फर्ड ब्रिक। यानी इस ब्रिक की जो माउल्डिंग होती है वाल की थिकनेस के अनुसार मुंडेर बनाने के लिए किया जाता है। मुंडेर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप्लोमा में। तो कूपिंग ब्रिक का जो यूज होता है वो माउल्डिंग वाल के थिकनेस के अनुसार मुंडेर बनाने के लिए किया जाता है। ये भी कई साइज में आती हैं। हाफ राउंडेड हो सकती हैं, सैडल बैग से ब्रिक हो सकती है, चैम्फर्ड ब्रिक हो सकती हैं। इसके बाद है आपका बुल नोज ब्रिक। छठा जो ब्रिक है आपका वो बुल नोज ब्रिक। तो बुल नोज ब्रिक का कि इस जो ब्रिक होती है इसकी माउल्डिंग इस प्रकार के ब्रिक को जो माउल्डिंग होती है वो राउंडेड एंगल में की जाती है। राउंडेड एंगल का मतलब जैसे मान लीजिए एक ब्रिक एक वाले है और एक वाले है, इसको जोड़ने के लिए इस प्रकार ये जो टर्निंग है इसी शेप में इसकी मॉडलिंग की जाती है। राउंडेड एंगल ये आपका जो है ये राउंडेड एंगल ही है। तो इसी शेप में इस ब्रिक की मॉडलिंग की जाती है। यानी टर्निंग वाल में इसका प्रयोग किया जाता है। टर्निंग वाल में इसका यूज किया जाता है। यानी जो इस प्रकार के ब्रिक की मोल्डिंग होती है वो राउंडेड एंगल में की जाती है और इसका प्रयोग टर्निंग वाल में यानी जहाँ पर मुड़ाव होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपकी लास्ट ब्रिक है फायर या रेफ्रेक्टरी ब्रिक। तो फायर ब्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फायर ब्रिक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपकी पहली ब्रिक थी हैवी ड्यूटी ब्रिक, दूसरी थी पेविंग ब्रिक और तीसरी थी आपकी परफोरेटेड ब्रिक, चौथी थी हालो या सेलुलर ब्रिक और पांचवी जो हम लोगों ने अध्ययन किया वो कूपिंग ब्रिक और छठी जो हम लोगों ने अध्ययन किया वो बुल नोज ब्रिक और जो लास्ट है सातवीं वो फायर या रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये देखते हैं लास्ट स्पेशल टाइप की जो ब्रिक है उसके बारे में। सातवीं ब्रिक जो है आपकी फायर या रिफ्रैक्टरी ब्रिक, क्योंकि जो नाम में आया है फायर तो ये आपकी जो ब्रिक बनती है वो फायर क्ले से बनती है। और फायर क्ले में आपका जो इंग्रेडिएंट होता है तो आपकी सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है। यानी फायर ब्रिक में ऑर्डिनरी ब्रिक से सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक पाई जाती है। पहला ये आपका नोट पॉइंट है। फायर ब्रिक में या फायर क्ले में ऑर्डिनरी क्ले से सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक पाई जाती है।
तो फायर ब्रिक की यदि बात की जाए तो आपका फायर क्ले से बनता है फायर ब्रिक, और फायर क्ले में सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा ऑर्डिनरी ब्रिक से अधिक होती है, जबकि यानी वाइल आयरन ऑक्साइड, लाइम और एल्कलीज इत्यादि की मात्रा आपकी ऑर्डिनरी ब्रिक से कम होती है। यानी यदि इसमें बात की जाए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो जो सिलिका होगा वो आपका 55 से 75% होता है, और जो एल्यूमिना होता है आपका 20 से 35% होता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है वो 2 से 5% होता है। यानी सिलिका की मात्रा 55 से 75%, एल्यूमिना की मात्रा 20 से 35% और आयरन ऑक्साइड की मात्रा 2 से 5% होती है। तथा यदि कंबाइंड रूप से बात किया जाए, लाइम, एल्कलीज, आयरन ऑक्साइड इत्यादि के बारे में यदि बात किया जाए तो इनकी कंबाइंड रूप से मात्रा 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अन्य इन दोनों को छोड़कर जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एल्यूमिना की मात्रा बढ़ रही है तो उस ब्रिक का फायर के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता है। फायर के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता है आपका यदि एल्यूमिना की मात्रा बढ़ रही है। तो एल्यूमिना की मात्रा बढ़ाकर इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसका फायर ब्रिक का फायर के प्रति रेजिस्टेंस अच्छा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी पूछा जाता है कि फायर क्ले में सिलिका की मात्रा 55 से 75%, एल्यूमिना की मात्रा 20 से 35%, आयरन ऑक्साइड की मात्रा 2 से 5%, लाइम, एल्कलीज और आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया इत्यादि सभी की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस बात की जाए, कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट आपका यही है कि जो लाइम, पहला नोट पॉइंट है, लाइम, मैग्नीशिया तथा एल्कलीज की जो मात्रा होनी चाहिए फायर ब्रिक में, इसकी मात्रा 1% तक होती है। यानी फायर ब्रिक में या फायर क्ले में लाइम, मैग्नीशिया तथा एल्कलीज की मात्रा 1% तक होती है। आपका पहला नोट पॉइंट था। दूसरा नोट पॉइंट है कि जो ऑर्डिनरी ब्रिक होती है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बियर कर सकती है, और जो फायर ब्रिक होती है वो आपका 1400 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बियर कर सकती है। यानी दूसरा नोट पॉइंट था कि ऑर्डिनरी ब्रिक 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक बियर कर सकती है, फायर ब्रिक 1400 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक बियर कर सकती है, और जो तीसरा नोट पॉइंट है वो आपका है फायर ब्रिक को जो बनाने का टेम्परेचर होता है वो आपका 1350 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी फायर ब्रिक को बनाने का जो टेम्परेचर होता है वो 1350 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ये आपका नोट पॉइंट एक और है कि एल्यूमिना की मात्रा बढ़ने पर फायर के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आपके नोट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फायर ब्रिक के जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में और कुछ नोट पॉइंट है। उसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में। तीन भागों में आपका क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका एसिडिक और सिलिका ब्रिक, और दूसरा है बेसिक और मैग्नीशिया ब्रिक, और तीसरा है क्रोमाइट या न्यूट्रल ब्रिक। तो पहला आपका एसिडिक और सिलिका ब्रिक। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोहे वाला प्रोडक्ट हम लोग भट्टियों में बनाते हैं तो भट्टियों से जो बेकार पदार्थ में निकलता है उसे हम लोग स्लैग कहते हैं। तो जब भट्टियों से निकलने वाला स्लैग या धातुमाल एसिडिक होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है एसिडिक ब्रिक का। यानी जब भट्टियों से निकलने वाला धातुमाल या स्लैग एसिडिक होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपकी जो सिलिका की मात्रा होती है वो अधिक होती है, लगभग 95 से 97%।
और जो शेष आपका होता है वो लाइम होता है 1 से 2%। यानी एसिडी का सिलिका ब्रिक में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ही इसको हम लोग सिलिका ब्रिक कहते हैं। और जो शेष आपका होता है वो लाइम अशुद्धियों के रूप में 1 से 2% तक होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था, सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1710 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपका था एसिडी का सिलिका ब्रिक, यानी इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण इसको हम लोग सिलिका ब्रिक कहते हैं। जब भट्टियों से निकलने वाला धातुमल आपका अम्लीय होता है तब इसका आपका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के ब्रिक का। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 1710 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा है आपका बेसिक और मैग्नीशिया ब्रिक। तो जब भट्टियों से निकलने वाला धातुमल आपका क्षारीय होता है, यानी जब भट्टियों से निकलने वाला धातुमल आपका क्षारीय होता है तब इस प्रकार के ब्रिक का प्रयोग किया जाता है। इस ब्रिक में ऐसे राग का प्रयोग किया जाता है जिसमें मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होती है। मैग्नीशिया की मात्रा जब अधिक होगी तो इसीलिए तो इसको हम लोग मैग्नीशिया ब्रिक कहते हैं, यानी ऐसी राग का यूज किया जाता है जिसमें मैग्नीशिया और लाइम की मात्रा अधिक होता है। ऐसी राग का यूज किया जाता है जिसमें मैग्नीशिया और लाइम की मात्रा अधिक होती है और जो मैग्नीशिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैग्नीशिया का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस ब्रिक को डोलोमाइट से भी बनाया जाता है। तो जो डोलोमाइट का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2300 से 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी इस ब्रिक को डोलोमाइट से भी बनाया जाता है और डोलोमाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2300 से 2600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब डोलोमाइट से बनाया जाता है तो इसको हम लोग डोलोमेटिक ब्रिक भी कहते हैं। यानी जब डोलोमाइट से बनाया जाएगा तो डोलोमेटिक ब्रिक भी कहते हैं। तो इस ब्रिक का नाम देखा जाए तो बेसिक या मैग्नीशिया या डोलोमेटिक ब्रिक। और आपका तीसरा ब्रिक है आपका, तो तीसरा क्लासिफिकेशन है न्यूट्रल और क्रोमाइट ब्रिक। तो जब भट्टियों से निकलने वाला धातुमल आपका अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, जब भट्टियों से निकलने वाला धातुमल अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है तो इस प्रकार की ब्रिक का यूज किया जाता है। और जो ब्रिक होती है इसको बनाने के लिए क्रोम आयरन के अयस्क, जो ब्रिक होती है इसको बनाने के लिए क्रोम आयरन के अयस्क, बॉक्साइट, सिलिका और फेरस ऑक्साइड, यानी इस ब्रिक को बनाने के लिए क्रोम आयरन के अयस्क, फेरस ऑक्साइड, बॉक्साइट तथा सिलिका के मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 2180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ब्रिक, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ब्रिक। तो जो फायर ब्रिक होता है क्योंकि इसके फायर के प्रति रेजिस्टेंस अच्छा होता है, तो फायर ब्रिक का जो यूज होता है वो आपका भट्टियों में, चिमनियों में या बॉयलर में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी फायर ब्रिक का यूज भट्टियों, चिमनियों या बॉयलर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ नोट पॉइंट है कि जो ब्रिक की माउल्डिंग होती है, ब्रिक की माउल्डिंग करते समय हम लोग जो माउल्ड यूज करते हैं उसको बार बार
उसको बार बार या तो जब एक ब्रिक निकाल लेते हैं तो सैंड का छिड़काव करते हैं या तो पानी का छिड़काव करते हैं। यानी ब्रिक के माउल्डिंग करते समय प्रत्येक बार माउल्ड में सैंड की स्प्रिंकलिंग की जाती है, और जब सैंड की स्प्रिंकलिंग की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सैंड माउल्डेड ब्रिक, और जब पानी की स्प्रिंकलिंग की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्लोप माउल्डेड ब्रिक। क्यों की जाती है? क्यों की जाती है इसकी स्प्रिंकलिंग? क्योंकि प्रत्येक बार जब हम लोग माउल्ड में सैंड की स्प्रिंकलिंग करते हैं तो जो ब्रिक होती है वो माउल्ड से उसका चिपकाव कम हो जाता है, यानी ब्रिक आसानी से माउल्ड से निकल जाती है, चिपक नहीं पाती है, इसीलिए हम लोग पानी या सैंड की स्प्रिंकलिंग करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा नोट पॉइंट कि माउल्डिंग करते समय प्रत्येक बार माउल्ड में सैंड की स्प्रिंकलिंग की जाती है या पानी की स्प्रिंकलिंग की जाती है, क्योंकि माउल्ड से आपका ब्रिक चिपक नहीं पाए। और जब सैंड की स्प्रिंकलिंग की जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे सैंड माउल्डेड ब्रिक, और जब पानी की स्प्रिंकलिंग की जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे स्लोप माउल्डेड ब्रिक। तो ये आपका है कुछ नोट पॉइंट। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे आपका जो टॉपिक है वो आपका सब्स्टिट्यूट ऑफ क्ले ब्रिक, यानी क्ले ब्रिक का यूज करना धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि क्ले ब्रिक का यूज तो होता ही है लेकिन सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन क्ले ब्रिक का कुछ अन्य ब्रिक ने स्थान लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब क्ले हम लोग खेतों से प्राप्त करते हैं, खेतों से प्राप्त करने के कारण ईंट की जो की मांग बढ़ती जा रही है, और ईंट की मांग बढ़ने का क्ले की मांग बढ़ रही है, क्ले की मांग बढ़ने के कारण जो क्ले आपका खेतों से प्राप्त किया जा रहा है, जिससे खेतों की उर्वरता कम हो रही है, जिससे अनाज कम उग पा रहा है। इसीलिए क्ले ब्रिक के स्थान पर कुछ अन्य ब्रिक का यूज किया गया, कुछ अन्य ब्रिक बनाई गई। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।